इनऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक हो गया तुम्हारा डी और एफ ब्लॉक, दूसरा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। 4-5 नंबर का चैप्टर है कुल मिला के, और छोटा छोटा सवाल आता है, बनने लायक सवाल आता है। ठीक है, जो कारण वहाँ था कारण यहाँ भी पूछा जाएगा, पर यहाँ काम थोड़ा दूसरा होगा। दूसरा काम कहने का मतलब क्या होगा, नाम लिखने आता है। जैसा ऑर्गेनिक में तो कैसा नाम लिखता था, वैसे ही नाम लिखने आएगा। यहाँ पे अजीबोगरीब तुमको कंपाउंड मिलेगा, अजीबोगरीब नाम आएगा। ठीक है, उसको सीखना पड़ेगा तुमको, उसका नियम कानून होता है। पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझो होता क्या है। देखो कभी कभी जैसे डी ब्लॉक में तुम पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यही पढ़ा था। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, जब कोई डी ब्लॉक का ही मान लो कोबाल्ट मेटल था, इसके पास दो तरीके का प्रजाति आता था, गलती से उड़ते उड़ते आ गया, चाहे वो न्यूट्रल होता था चाहे वो नेगेटिव होता था, दो ही तरह का कंपाउंड आता था। क्योंकि मेटल के पास कैसा चार्ज है, प्लस, तो प्लस के पास नहीं आएगा। एक नेगेटिव आता था और एक न्यूट्रल आता था। ठीक है, अब पूरा नहीं मिल पाया इसमें। ठीक है, पूरा बेचारा नहीं मिल पाता था, क्योंकि अब कुछ प्रॉपर्टी है ना, थोड़ा सॉलिड का प्रॉपर्टी है, थोड़ा मेटालिक प्रॉपर्टी है, उसे कारण पूरा नहीं मिल पाता था। तो अंत में किसका फॉर्मेशन कर लिया, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेली लाइफ यूज है। जैसे तुम्हारा क्लोरोफिल, जान रहे हो क्लोरोफिल। ठीक है, किसका कॉम्प्लेक्स होता है, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, पढ़ा भी होगा तुम लोग। और हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें आयरन का मात्रा इतना ज़्यादा होता है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स तुम समझ रहे हो कितना ज़रूरी है, क्लोरोफिल माई बाप, हेमोग्लोबिन माई बाप। तो कॉम्प्लेक्स से ही निर्माण हो रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम्हारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। ठीक है, समझ रहे बात को, इसको कहीं कोना में लिख लो। ठीक है, तुम्हारा बायोलॉजी में काम आ जाए, केमिस्ट्री वाला नहीं पूछेगा। हाँ लिख लो, बायोलॉजी में काम आ जाएगा। कल कोई लोग अभी नीट देने का मन करेगा तो जाके बैठना चाहिए एग्जाम, सब हो जाता है। यहाँ मैथ्स वाला भी हम नीट दे रहा है, समझे। कोई ऐसा नहीं है कि इतना एलिजिबिलिटी कर दिया कि गड़ा मुर्दा उठ के नीट दे दे। हाँ, पैसा कमाना है एनटीए का, और क्या करना है, एलिजिबिलिटी खाली बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ गया। आराम से पढ़ना है। पहले मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में लिखो क्या होता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। लिखो, when solution containing two or more simple stable compounds in molecular proportions are allowed to evaporate comma crystals of new substance are called molecular compounds.
ठीक है। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेबल कंपाउंड ले लीजिए, उसको हीट कर दीजिए, एवापोरेशन शुरू हो जाएगा। अब जो उसके बाद उसमें क्रिस्टल बचेगा, एवापोरेट होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल तो गायब हो गया, जो सिर्फ क्रिस्टल बचा वही क्रिस्टल क्या है आपका मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब वो क्रिस्टल असल में एक सॉल्ट ही होता है। अब वो सॉल्ट दो नेचर का होता है, एक आपका कोऑर्डिनेशन बन जाता है और एक आपका डबल सॉल्ट बन जाता है। क्योंकि अब जो बचा क्रिस्टल है, अब वो उस पर निर्भर करता है कि वो पानी के साथ टूटना चाहता है कि नहीं टूटना चाहता है। पानी के साथ टूट गया तो डबल सॉल्ट का नाम दे देंगे, और नहीं टूटा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दे देंगे। क्योंकि चैप्टर हमको कोऑर्डिनेशन का पढ़ना है तो कहानी उसी का होगा। थोड़ा मोड़ा डबल सॉल्ट में इंट्रोडक्शन कर लेंगे। एक सस्ता एग्जांपल लीजिए, कॉपर सल्फेट, ठीक है, और अमोनिया, दोनों न्यूट्रल कंपाउंड है। जब दोनों का रिएक्शन कराया गया, अब देखिए इसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, ठीक है। ये अब इस पर निर्भर करेगा कि ये क्या बनना चाहता है मॉलिक्यूलर में, डबल सॉल्ट बनना चाहता है कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनना चाहता है। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ना है। डबल सॉल्ट तुम्हारा प्रैक्टिकल के लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि एग्जामिनर एक्सटर्नल आएगा, दो सवाल पूछ देगा। एक मोहर सॉल्ट का एक्सपेरिमेंट तुमको लिखना ही है, एक पोटाश सैलम का एक्सपेरिमेंट लिखना ही है, ठीक है। तो दोनों तुमसे पूछ सकता है फॉर्मूला के आधार पे, नाम के आधार पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो गया। देखो डबल सॉल्ट का डेफिनेशन, इट इज अ सबस्टांस obtained by combination of two different salts which crystallize together as a single substance, but ionize as two distinct salts when dissolved in water. ठीक है। डबल सॉल्ट क्या है? तो वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जो दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट से मिलकर बना होता है। इसमें खासियत क्या होता है कि जब इसको आयोनाइज किया जाता है, मतलब पानी में डाला जाता है, तो ये दोनों अलग अलग सॉल्ट आयन बनाकर चला जाता है। मतलब दोनों जो सॉल्ट आए ना, जैसे कैसे बचपन क्लास में याद करो, तुमको मिला होगा NaCl, इसको तुम पानी में डाले होगे तो क्या निकला था? तो देखो दो अलग अलग बन गया ना, आयन बना लिया। तो सेम यहाँ भी वही होता, जो दोनों सॉल्ट को मिलाएंगे वो दोनों पानी में जाने के बाद खुद आयोनाइज हो जाएगा और अपना अपना आयन बना के निकल जाएगा। कौन कॉम्प्लेक्स वाला है? दो को लेना है इसमें, इसलिए तो स्पेशल है। क्या फार्मूला हो जाएगा? मान लीजिए एक सस्ता एग्जांपल, FeSO4 NH4 2 SO4 into 6 times of H2O, ठीक है।
ये किसका एग्जाम्पल होता है? मोहर सॉल्ट का नाम है इसका, मोहर सॉल्ट। इसको क्या किया गया है? पानी में डाला गया है, ठीक है। तो देखो NH4 अपना प्लस बना के निकला, Fe2 प्लस अपना निकला, SO4 2 माइनस अपना निकला, 6H2O का पानी अपना निकला। दो को है ना, दोनों एनाइज हो जाएगा। सबके पास जितना चार्ज उतना चार्ज दे देना, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस इसका फॉर्मूला याद नहीं, मोहर सॉल्ट है। एक और एग्जांपल होता है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24 टाइम्स ऑफ H2O, ठीक है। ये क्या होता है? पोटाश आलम। पोटाश आलम मतलब प्यारा सा फिटकिरी जो तुम यूज़ करते हो घर में, इसमें कुछ ऐसा फार्मूला होता है, यहाँ भी टूटता है। K प्लस में टूटा, एल्युमिनियम 3 प्लस में टूटा, SO4 2 माइनस के साथ टूटा, पानी 2 लेके चला गया। देखो, it is a molecular compound. It is a molecular compound that results from the combination of two or more simple molecular compounds and retain its identity in solid as well as in dissolved state. ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा? ये भी एक तरह का मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जो या डिसॉल्व स्टेट में जाए या फिर सॉलिड सॉल्यूशन में जाए, अपना आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, वहीं डबल सॉल्ट कर देता है, ठीक है। 2-4 एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए यही था, पानी में रिएक्शन होगा, ये अपना 2 प्लस लेके भागेगा, इसको अपना 2 माइनस लेके भागेगा। टूटा? नहीं टूटा और ना टूटेगा, यही खासियत होता है इसका। चलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास ढेर सारा चीज होता है, ढेर सारा चीज को समझना है। कोऑर्डिनेशन compound consist of ligand, central metal, atom, cations, anions, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास ये सारा चीज होता है, पर कहाँ होता है उसको थोड़ा सा समझना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ लिख के दिखा रहे हैं।
ये दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। एक के पास AX इधर है और एक के पास उधर BY है, ठीक है। समझिए कि जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये जो डब्बा है, इस डब्बे के अगर लेफ्ट साइड में कुछ लिखा हुआ है जो डब्बे से बाहर है और किधर है, लेफ्ट साइड है, जैसे मान लीजिए AX वो है, तो वो कौन है, वो कोई कटायन है। कटायन है मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज होने वाला है, ठीक है, कोई पॉजिटिव वाला है। और सेम कोऑर्डिनेशन के डब्बे के जो राइट साइड में लिखा रहेगा अगर मौजूद है तो, जैसे कि यहाँ BY है, तो ये कौन है, ये अनायन है जो कि नेगेटिव चार्ज रखेगा, ठीक, टूटने के बाद, ठीक है। M जो होगा वो सेंट्रल मेटल होगा, सेंट्रल मेटल एटम, जो जनरली D ब्लॉक का ही होता है, क्योंकि D ब्लॉक वाला ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्स बना सकता है। और L जो होगा वो लाइगैंड होगा, ठीक है। लाइगैंड कौन, जो आपका न्यूट्रल कंपाउंड है या फिर नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड है जो सेंट्रल मेटल की तरफ खींचते हुए आया है, ठीक है। और N है उसका संख्या, नंबर ऑफ लाइगैंड, जैसे NH3 4 बार लिखाया था उसी तरह से वो N नंबर दिखाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक एलिमेंट इसके पास होता है। समझना पड़ेगा, जो कि डिसॉल्व स्टेट में नाम लिखना बड़ा टफ हो जाता है, तो आपको कैटायनिक और अनायनिक केस समझना होगा डेंजर से। क्या चीज, लाइगैंड, क्या लाइगैंड के बारे में, लाइगैंड वही तो बोले, उड़ता उड़ता जो आया नेगेटिव चार्ज का कोई भी एटम हो गया, चाहे न्यूट्रल चार्ज वाला, वो उसको ये एटम बहुत पसंद आया, उससे आके चिपक गया, मिल नहीं पाया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, वही लाइगैंड। जैसा सेंट्रल मेटल आयन बाउंड रहता है आसपास चारों तरफ, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, लिखिए इसके बारे में क्या कहता है। देखते हैं, it is the central metal atom which is bonded to a definite number of ions which is fixed। ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, मान लीजिए कि एग्जांपल्स आपको समझाते हैं। ये CONH3 का होल 6 और ये है Cl3। यहाँ देख के समझ रहे हैं आप कि ये किस साइड है, राइट साइड है, और राइट साइड में कौन बैठा होता है, अनायन बैठा होता है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो है होता है ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, ठीक है। वो डब्बे के अंदर जो लिखा हुआ है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, बाहर में जो है वो कौन है, काउंटर आयन है। काउंटर आयन वेदर नेगेटिव चार्ज का हो सकता है, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्ज का हो सकता है। तो एंटिटी क्या इंश्योर करता है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या उसके अंदर बैठा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कितने आयन से बॉन्ड हो रहा है। यानी कि थोड़ा सा समझिए कि अगर इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, डिसॉल्व स्टेट में जाएगा। तो क्योंकि ये अनायन है उस हिसाब से ये कैसा बिहेव करेगा, कटायन। तो याद कीजिए 9वीं क्लास में आप फॉर्मूला बनाने भी सीखे थे, तो इसके पास जितना मॉलिक्यूल है वो असल में किसका चार्ज रहा होगा, इसके पास। तो ये कटायन जैसा बिहेव कर रहा है तो 3+,
और Cl किस में टूटेगा, माइनस में। बैलेंस कर दिए। तो ये कहेंगे कि जो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल है, ठीक है, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स is surrounded by 3 क्लोराइड मॉलिक्यूल्स। कह सकते हैं कि 6 अमोनिया मॉलिक्यूल है, ये किससे सराउंडेड है, 3 क्लोराइड मॉलिक्यूल से। यही हमारा क्या इंश्योर करता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी इंश्योर करता है। ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं है इसका, बस खाली समझाया है कि फिक्स नंबर में आपको बॉन्ड करके रखेगा। ठीक है, या कुछ ना कुछ चार्ज आपके पास हो भी करेगा, तो कुछ नंबर में आपको बाउंड करके रखेगा। तो यहाँ 6 अमोनिया है, उसको 3 क्लोराइड क्या करके रखा है, बाउंड करके रखा है। क्लियर, बेसिक सा चीज है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम आइए, टाइप से लिखे इसके बारे में 2 लाइन। It is the central cation that is surrounded by one or more neutral molecules or negatively charged ions in a definite arrangement। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, जो नेगेटिवली चार्ज एटम हो चाहे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो, उससे क्या होता है, बाउंड रहता है। बाउंड रहता है तो फिक्स अरेंजमेंट के साथ बाउंड रहता है, क्योंकि हर अरेंजमेंट का अपना एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। कोई टेट्राहेड्रल होता है, कोई स्क्वायर प्लानर से बाउंड होता है, कोई ऑक्टाहेड्रल से बाउंड होता है। तो वो जब आगे डायग्राम्स में चलेंगे ना तो वहाँ पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझो कि बाउंड रहता है। ठीक है, फिर आइए लाइगैंड। ठीक है, लाइगैंड क्या है, लिखिए फटाक से। द मॉलिक्यूल्स बाउंड टू central metal atom in the coordination entity are called ligands। ठीक है, तो लाइगैंड क्या है, वो मॉलिक्यूल्स जो सेंट्रल मेटल एटम से बाउंड रहता है। ठीक है, उसके आसपास चारों तरफ चलते रहता है। अब देखो बहुत तरह का लाइगैंड होता है, नेगेटिव लाइगैंड भी होता है और न्यूट्रल लाइगैंड भी होता है। कुछ कुछ का तुमको चार्ज हम लिखा दे रहे हैं, मैक्सिमम उतना ही पूछता है, बाकी आगे कुछ कुछ मिलता जाएगा तो बताते जाएंगे। ठीक है, यहाँ चार्ज लिख देंगे। सबसे पहले मान लो NH3 आएगा, अमोनिया, चार्ज इसका 0 होता है। ठीक है, फिर CN साइनाइड, चार्ज -1 होता है। फिर आपका आ गया SO4 सल्फेट,
-2 SO3 सल्फाइड -2, फिर आपका आ गया हेलोजेंस। हेलोजेंस में कौन आ गया? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब आ गया। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके पास कितना चार्ज होता है? सब -1 वाला होता है। फिर आपका आ गया EN, इथिलीन डायमीन, इसका चार्ज 0 होता है। फिर आ गया EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, इसके पास भी चार्ज कितना होता है? 0 होता है। फिर NO2 आ गया, नाइट्रेट -1, NO3, नाइट्राइट होता है, नाइट्रेट, दोनों का -1 होता है, ठीक है। कुछ को जो सामने हमको याद है वो लिख दें, बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन में आते जाएगा तो करते जाएंगे। और भी कुछ कुछ होता है। H2O एक्वा 0 होता है। OH हाइड्रोक्साइड -1 होता है। CO 0 होता है। हाँ हाँ EN नाम होता है, इथेन 1,2 डायमीन, छोटा सा नाम देते हैं इथिलीन डायमीन। तो खूब खराब कंपाउंड है, आगे जाके लाइगैंड का टाइप बन जाएगा और डेंजर टाइप आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरीके से निकाला जाएगा यहाँ। एक वैसा कंपाउंड तुमको मिलेगा जो पहले से चार्ज किया हुआ रहेगा, आयोनाइज्ड होगा पहले से। एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जो आयोनाइज्ड नहीं किया हुआ रहेगा। तुमको आयोनाइज जो नहीं किया हुआ रहेगा उसको पहले आयोनाइज करना होगा, उसके बाद तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। एक दो एग्जांपल पहले देते हैं, थोड़ा सा समझो। ठीक है, आयोनाइज कंपाउंड है, पहले से चार्ज दिया हुआ है। चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम का ही निकलता है। Fe को क्या मान रहे हो तुम? X प्लस Cn के पास चार्ज कितना है? क्या को Cn है और ओवरऑल चार्ज वो दिक्कत x - 6 इज इक्वल टू -4, दैट इज x इज इक्वल टू +2। ठीक है, ये है मैंगो सवाल, ठीक है, आम सवाल। ऐसा तुमको नहीं देगा, इतना अच्छा बोर्ड नहीं है तुम्हारा। तुमको क्या देगा देखो, ये देखो, थोड़ा सा ध्यान देखो, इसके पास चार्ज नहीं है, नहीं है चार्ज, तो पहले चार्ज बनाना पड़ेगा इसको। जैसे डिसॉल्व करना सिखाए थे थोड़ा देर पहले, देखो ये है कटायन, क्योंकि लेफ्ट साइड बैठा हुआ है, उस हिसाब से ये क्या बिहेव करेगा? अनायन। आराम से डिसॉल्व कीजिए, जो इसका मॉलिक्यूल है वो इसका है, K+2 का, उस हिसाब से FeCN6 माइनस में K का 4 है, 4 उधर चला गया, इसके पास 1 था, 1 इधर आ गया, बैलेंस करने के लिए 4 दे दिए। तो दिक्कत इससे कोई काम नहीं है, मेन काम किससे है? से बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करेंगे ना दोनों साइड, तो कोई काम नहीं है उसका। कि x बराबर नहीं, थोड़ा सा समझो, एक और एग्जाम्पल है।
ऐसा दे देगा। वो देखो अनायनिक साइड है, काउंटर आयन, उस हिसाब से ये कैसा बिहेव करेगा, कैटायन जैसा बिहेव करेगा। फिर तोड़िए, इसको प्लस दीजिए और इसको माइनस दीजिए। इसके पास 3 मॉलिक्यूल है, वो 3 जाहिर सी बात है इसका रहा होगा, तभी ना कैंची मार से फॉर्मूला बना होगा, और 3 करने के लिए बैलेंस कर दीजिए। ठीक, अब इसमें फटाक से x मानिए, NH3 का 0, ओवरऑल चार्ज +3, तो x बराबर 3 केस ऑक्सीडेशन स्टेट का। एक प्योर क्वेश्चन, एक 2 मंझा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, फटाक से देख लेते हैं। पहला x माना गया, क्लोरीन का -1, ओवरऑल चार्ज -2, x -4 बराबर -2, दैट इज x इक्वल्स टू +2। ठीक है, दूसरा CrX EN0, और इसको पहले डिसॉल्व कर लेते हैं। CrAN3, देखिए ये अनायन बनेगा, ये कैटायन बनेगा, Cl का 3 इसके पास, 3 बैलेंस करने के लिए इसके पास, x 0 3, तो x बराबर 3। इसमें थोड़ा सा मंझा हुआ खिलाड़ी है ये क्वेश्चन, क्योंकि SO4 के पास चार्ज कितना होता है, 2-। अब ध्यान दीजिएगा, ये अनायनिक बिहेव करेगा, Cu NH3 का होल 4, ये उसके बदले में कैटायन, ये उसके बदले में अनायन, पर ये 2- है, तो इसके बदले में क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि याद करो बचपन में तुम चिंदी चोर फॉर्मूला बनाता था। CO2 याद है कैसे बनता था, 4 होता है, ये 2 होता था, 2 1 कम 2, 2 2 4, रेशियो में वैल्यू कटता है, तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा कंपाउंड लिखा हुआ है, इसके पास भी होल नहीं है, इसके पास भी होल नहीं है, अगर ये 2- है तो जाहिर सी बात है ये 2+ रहा होगा, तभी तो दोनों कट गया होगा। x मानिए 0 2, x बराबर, कोई दिक्कत, समझ रहे बात को। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ये आपको निकालने आना चाहिए। अब अगले दिन नाम का कहानी सीखेंगे, रूल लिखेंगे, और नाम लिखने के लिए भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर बनाने के लिए लाइगैंड का चार्ज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो दिक्कत, चलो।